हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। DSSS का कॉमर्स का पेपर कर रहे थे हम। पार्ट 4 कर लिए थे हमने। आज हम करेंगे पार्ट 5। जिसने नहीं देखे पार्ट 4 देख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। PDF और नोट्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following is Adam Smith definition of the concept of, देखो भी डेफिनेशन पूछ रही है एडम स्मिथ की कंसेप्ट ऑफ प्राइस। प्राइस से रिलेटेड एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी थी? वो दी थी ये, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग। देखो एडम स्मिथ ने कहा था रियल प्राइस ऑफ गुड इज डिस्क्राइब्ड बाय, स्मिथ ने कैसे कहा था कि रियल प्राइस क्या होता है? टोयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। देखो भाई, आप कोई गुड्स है, कोई गुड्स को जो बना रहा है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम भी तो होती है, उसको ट्रबल भी तो होता है। वो अपना रेस्ट सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, हार्ड वर्क लगाएगा। अपनी जो ट्रबल हो रही है लेबर को, जो लेबर को ट्रबल हो रही है, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग रियल प्राइस क्या है? वो है गुड्स का। ठीक है, द रियल प्राइस क्या है ऑफ एनी गुड इज द लेबर। लेबर जो उसको प्रोड्यूस करने में, उस गुड्स को जो लेबर का लग रहा है, जैसे उसकी ट्रबल, जैसे जो माइंस में काम करते हैं, देखो कितना हार्ड वर्क का काम होता है जो माइंस में करते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने कहा था कि उनके ट्रबल को देखो गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो ये सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है उनकी। The intrinsic value of bond or any fixed income security is dash the present value of the expected cash flow। देखो ये सेम क्वेश्चन ऐसा ऊपर के पार्ट में आया है। पार्ट तो मुझे याद नहीं है कौन सा है, बट ऊपर हम कर चुके हैं। क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, देखो ये देखो, ये 15 क्वेश्चन हमने पहले कहीं किया था ऊपर के पार्ट में। देखो द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड और एनी फिक्स इनकम सिक्योरिटी इज इक्वल टू, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया था कि जो भी वैल्यू होती है जो बॉन्ड की या कोई भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी, जैसे डिवेंचर हो गया, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? जो हम ये देखेंगे कि अभी फ्यूचर में कितना पैसा हमें उससे मिलेगा, कितनी इनकम आएगी, और आज उसकी वैल्यू देखनी है तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिस्काउंटेड फैक्टर से हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये पूछा हुआ है, इसमें तो कहा था कि इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब जो हमारा अब क्वेश्चन है वो कह रहा है, उसमें कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? इनकम प्रेजेंट वैल्यू के कैश फ्लो के इक्वल टू। ठीक है, देखो सेम ही क्वेश्चन है दोनों में, सिर्फ एक जगह तो ये इक्वल टू पूछ लिया, ठीक है, और एक जगह पूछ लिया प्रेजेंट वैल्यू। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और ऐसे ना आप देखना 2018 का भी पेपर देखना DSSS का, आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे अब ये रिपीट ही है, सेम ही है, तो आप ध्यान से पेपर को करना कि एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? देखो ब्रोअर आर द इशूर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसको पैसा लेना है वही तो इशू करेगा। जैसे कॉमर्शियल पेपर है, उसको कौन इशू करेगा? जिसको पैसा चाहिए। कौन इशू करता है कॉमर्शियल पेपर को? बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी गुडविल अच्छी होती है, अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। ब्रोअर इशू करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस फोकस ऑन द एरिया सच एज फॉरेन FDI। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस किस पे है? इसमें FDI आ जाता है। द नीड्स ऑफ ब्रोअर डिफर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट लेंथ है ब्रोइंग। ठीक है, देखो हर ब्रोअर की अपनी नीड होती है। अभी किसी को किस लिए पैसा चाहिए, किसको किस लिए चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, ये भी ठीक है। व्हेन द डॉलर राइजेस इन वैल्यू रिलेटेड टू ए फॉरेन करेंसी, डॉलर के देखो प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है। द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी ऑफ ए US फॉरेन सब्सिडी इंक्रीज इन डॉलर वैल्यू। देखो जो लाइबिलिटी करंट जो एसेट्स होंगे वो तो हम उस पर दिखाते हैं ना, बुक वैल्यूज पे, तो वो हमारा क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, फॉल्स पूछा हुआ है। ऑन विच ऑफ डिपॉजिट इंटरेस्ट इज नॉट पेड, किस पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे? देखो सेविंग बैंक अकाउंट जो सभी का होगा, ठीक है, आप जाओगे बैंक में डिपॉजिट करवाया और जब चाहे निकलवा लेते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग निकलवा भी लेते हो, तो सभी का होगा सेविंग बैंक अकाउंट। फिक्स मीन्स FD, देखो फिक्स है, इसमें टाइम पीरियड क्या, जैसे आपने 1 साल की या 5 साल की करवा दी FD, ठीक है, फिक्स पैसा आपका डिपॉजिट हो जाएगा और जब ये मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा। रैकरिंग में क्या होता है सॉरी, रैकरिंग में क्या होगा? आप पर्टिकुलर जैसे पर मंथ आप डिपॉजिट करवा रहे हो, तो जो इंटरेस्ट किस पे पे नहीं किया, इन सब पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें किस पे? इन पे इकट्ठा ही मिल जाता है। इसमें क्या है? करंट डिपॉजिट जो किसका होता है? ये होता है बिजनेसमैन का, ये होता है बिजनेसमैन का। इस पे जो है बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, इस पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। किस पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है? इस पे करंट अकाउंट पे दी जाती है। जो बिजनेसमैन के होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करेंगे? डेली का डिपॉजिट भी करवाते हैं और विड्रॉ भी करते रहते हैं।
तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए प्राइवेट कंपनी डजंट इशू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती, शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती, तो ये ठीक है। ड्यूरिंग द कॉल्स इन एडवांस द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है भाई। जब आपको मिला, कॉल्स मिली, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, कॉल्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो आपको कैश मिल रहा है या बैंक मिल रहा है, हम ये देखेंगे। अगर बैंक से मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, ये भी ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, देखो द रेट ऑफ डिविडेंड, देखो ये सभी को पता है भैया, इक्विटी शेयर्स को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, पहले प्रेफरेंस को मिलता है, पहले डिवेंचर का जाएगा, प्रेफरेंस का जाएगा, इक्विटी वालों को बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, कोई रेट फिक्स ही नहीं है। ये भी ठीक है, लमसम में आप शेयर पे 10 रुपए का शेयर आप एक साथ 10 रुपए मंगवा सकते हो। Read the session and reasoning given the select the correct option. Capital is treated as liability, बिल्कुल ठीक। Capital is treated as a liability due to money measurement concept, नहीं। Money measurement concept क्या कहता है कि जिस चीज को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो वो चीज बुक्स में दिखाओगे, जिसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो बुक्स में नहीं दिखाओगे। तो कैपिटल को लाइबिलिटी मानते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ये हमारा ओनर है, ओनर डिफरेंट है बिजनेस से, ओनर क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों क्या है, डिफर है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है बिजनेस से। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है जो ओनर जो लगाएगा बिजनेस में वो लगाएगा कैपिटल, वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाएगी, लाइबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये तो ठीक है, हमारा लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये गलत है, ये आएगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये ठीक है। Read the assertion reasoning and select the correct option. बैंक रेट इज ऑल्सो कोल्ड एज क्रेडिट रेट, नहीं, बैंक रेट को क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं, तो ये हमारा वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो बैंक नीड्स फंड्स टू एक्सपेंड क्रेडिट फैसिलिटी, देखो भी आपको क्रेडिट ज़्यादा देनी है तो आपको फंड तो चाहिए चाहिए, सिंपल सी बात है, अपने क्लाइंट को, या ड्यूरिंग बिजी सीजन, देखो बिजी सीजन में लोग ज़्यादा पैसा लेंगे उधार, तो बैंक को अपना फंड एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये सही है। देखो बैंक रेट क्या होती है, वो बैंक रेट वो होती है जिसमें क्या करता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, आरबीआई क्या करेगा, उधार देगा किसको, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स को क्या दे रहा है, उधार दे रहा है। किसी ने कहा था आरबीआई का टॉपिक करवा दो, तो मैं आरबीआई का टॉपिक जल्दी लेके आऊंगी, ठीक है, आरबीआई को डिटेल में कर लेंगे, उसमें बैंक रेट, रेपो रेट क्या डिफरेंस है, बैंक रेट और रेपो रेट में सब वहीं कर लेंगे। उसके बाद है इन इंडिया द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अप स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वर टेकन अप विच एस्टेब्लिशमेंट, देखो कह रहे हैं फर्स्ट, देख लो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले है हमारा ये स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और SFC। देखो जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये 1995 में जो है ये बनाए गए थे, ठीक है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, अंडर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे केरला स्टेट है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, केरला स्टेट, तमिलनाडु, ठीक है, केरला स्टेट, तमिलनाडु स्टेट, स्टेट के लिए जो बनाए गए थे, स्टेट वाइज बने हुए हैं। जो IFC है, IFC कब बनाया गया था, देखो हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत के आज़ाद होते ही जो बना था वो बना था IFC 1948 में बना था, ठीक है। तो उसके बाद है एक SFC स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका एक्ट क्या है 1951। देखो जो सबसे पहले कौन सा बना है 1948 वाला, ICI भी बाद में बना है, ठीक है। तो आप मेरे को बताना ICI कब बना है, मैंने नहीं लिखा ICI, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले बना था, ये बना हमारा 1995 में, ये 1948 में, ये बना 1951 में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1948 वाला, जो सबसे पहले फर्स्ट पूछा हुआ है। A, B and C शेयर profit and losses in the ratio 3:1, what will be the new profit sharing ratio if of A and C, B retire, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, B रिटायर हो गया, B कहाँ पे था, ये रहा B, ये चला गया, इसको कट कर दो, ठीक है। जो रेशो रहेगी इसमें कुछ भी नहीं मेंशन है, तो यही रेशो होगी उनकी, ठीक है। न्यू प्रॉफिट कुछ भी नहीं मेंशन, तो यही रेशो होगी 3:1। व्हाट इज ए program or policy of a company that aims to eliminate discrimination by providing equal opportunity, ठीक है। देखो डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप पार्शियलिटी नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, पार्शियलिटी नहीं कर रहे, ठीक है। थ्योरी इम्प्रूविंग देयर बाय इम्प्रूविंग हिज और हर प्रोफेशन,
देखो भी अगर आप क्या है कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो कंपनी के लिए, तो आपने कास्टिज्म को किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं कर रहे हो आप, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, अफर्मेटिव है, डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि किसने काम किया, जो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। जैसे आपके जैसे वो आते हैं ना, जैसे अब आप DSSS का वो दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो इसमें क्या आएंगे? आपको मार्क्स मिलेंगी, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? देखो ये जो है अफर्मेटिव एक्शन ही है, पॉजिटिव विचार ही है कि आप सभी को सेम सेम लेवल पे मान रहे हो सभी को, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन में तो क्या होता है, आप सारी अथॉरिटी नीचे के लेवल तक आ जाती है। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स हर तरफ से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तुम्हारा आंसर आएगा अफर्मेटिव एक्शन। ये बहुत अच्छा है और डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए। व्हाट इज द मैच्योरिटी टर्म फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेजरी बिल? देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, मनी मार्केट वाला, RBI वाला 99.9% क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट और RBI। व्हाट इज द मैच्योरिटी टर्म फॉर द मोस्ट ऑफ ट्रेजरी बिल के लिए क्या है? देखो जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो कौन इशू करता है? ये शॉर्ट टर्म होते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये मनी मार्केट है। मनी मार्केट के सारे ही क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, सारे ही शॉर्ट टर्म होंगे। ये किस पे इशू होते हैं? डिस्काउंट पे इशू होते हैं ये, ठीक है। जैसे 100 का है तो 97 में इशू हो गया, ठीक है, आप 97 दोगे, ठीक है, और आपको जब मिलेंगे 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो 3 रुपीज़ आपकी इनकम हो जाएगी। जो ये इसमें पहले से ये 14 डेज का भी पहले इशू होता था, बट 1997 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब ये इशू किया था उसके कुछ टाइम बाद इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। 2001 में 14 डेज का बंद, अब नहीं है 14 डेज का, तो अब 3 चलते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। याद कैसे करोगे? ये इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 जा ये या डबल कर लो या 2 जा कर लो, ये इसका 2 जा, ठीक है। तीनों है 91, 182 और 364 डेज। पर जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा वो पूछा मोस्ट कौन सा चलता है? जो मोस्ट होता है, देखो ऑप्शन ही नहीं है बाकी तो 182 का और 364 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही क्या है? एक 91 का है, ठीक है, बाकी ये तो है ही नहीं 91 डेज। Which of the following statement is or false है? The cash reserve ratio affect the credit creation? बिल्कुल, कैश रिजर्व रेशियो क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? देखो मैंने बैंक में जमा करवाए 100 रुपए, अब बैंक क्या 100 रुपए अपने पास रखेगा? बैंक तो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा। अगर मुझे बैंक 4 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो बैंक को तो लॉस हो गया, उसने मेरे 100 रुपए लिए 4 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक क्या करेगा? इसको आगे क्या करेगा? लोन दे देगा, ठीक है, लोन देगा। बैंक को क्या करना पड़ता है? कुछ अपने पास रखना पड़ेगा। जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसका कैश रिजर्व रेशियो निकाल के बैंक मान लो 97 रुपीज या 97 रुपीज मान लो, 3 कैश रिजर्व रेशियो के निकाल लिए, तो ये क्या कर देगा? लोन। लोन किस पे देगा? ज्यादा इंटरेस्ट पे, ताकि बैंक बीच में अपनी इनकम भी करे। तो ऐसे बैंक जो डिपॉजिट होते हैं उसको आगे लोन देता है, उसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब जैसे अब यहाँ 3 रुपीज है, तो अब बैंक 93 का 97 का लोन दे दिया। अब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दी जाए, बैंक को कहा जाए कैश रिजर्व रेशियो आपको 8 रुपीज रखनी है, तो बैंक 100 में से 8 अपने पास रखेगा। अब कितने का लोन देगा? 92। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या करती है? क्रेडिट को इफेक्ट करती है, ठीक है, इफेक्ट करती है, क्योंकि रिजर्व करना पड़ता है इतना अमाउंट। उसके बाद बिजनेस कंडीशन है, बैंक लाइक इन्फ्लेशन, डिप्रेशन। देखो भैया डिप्रेशन है तो कोई पैसे वैसे ही नहीं लेगा, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक अफेक्ट्स द कैश रिजर्व रेशियो? बिल्कुल, क्रेडिट पॉलिसी भी क्या करती है? इफेक्ट करती है। ऑल द बैंक्स हैव द सेम नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ क्रेडिट सैंक्शन? नहीं, देखो भाई सभी बैंक सेम नेचर, देखो भी क्रेडिट सैंक्शन कर रहे हो, हर बैंक ने क्या सेम क्रेडिट सैंक्शन की हुई है? सेम डिसबर्समेंट की हुई है? किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो ये सिंपल सा है, पढ़ने स्टेटमेंट वाइज पढ़ने से ही पता लग रहा है ये गलत है। रेखा एंड अर्जुन एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय रेखा एग्रीड टू सेल अर्जुन ₹1000 वर्थ ऑफ हीरोइन। देखो भाई ये इलीगल होता है, जो इलीगल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, माइनर के साथ कर रहे हो, या इलीगल होते हैं जैसे हीरोइन, ड्रग्स वगैरह के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अब इनिशियो होते हैं, शुरू से ही क्या होते हैं? ये वॉइड होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा, ठीक है, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लेना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल रेट, रिक्वायर्ड रेट है और नॉमिनल रेट इक्वल है, तो बॉन्ड पार वैल्यू पे देखो, नॉमिनल रेट भी 10 है और आप कितना ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं 10 रुपए मिले और 10 ही आपको मिल रहे हैं, तो इक्वल टू पार वैल्यू, ठीक है। ये इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन नॉमिनल रेट, ठीक है, यहाँ आपको 10 है, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज मोर देन इट्स पार वैल्यू। देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपकी? ज्यादा है,
ठीक है। रिक्वायर आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, सपोज 12 एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, 12 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हम शेयर किस पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे इशू करेंगे। ये देखो, बॉन्ड विल सेल एट प्रीमियम व्हेन द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड्स द, जो इसमें उसमें उल्टा दे रखा है, इंटरेस्ट जो है एक्सीड्स है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीड कर गया द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मान लो आपने तो सिर्फ 10 रुपए ही मांगे मुझसे, मैं आपको 13 देने को तैयार हूँ, ठीक है। आप 10 एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिक्वायर्ड आपको 10 है, मैं ज्यादा दे रही हूँ, तो किस पे इशू करेंगे हम, प्रीमियम पे इशू करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये भी इसका अपोजिट ही हो जाएगा, ये भी अपोजिट ही दे रखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट एंशियंट बैंक इन द वर्ल्ड। देखो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है भाई, ऊपर के किसी पार्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था बैंक ऑफ वेनिस कब एस्टेब्लिश हुआ है। अगर आपने देखी हो वीडियो तो आपको याद भी होगा, 1157 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक था जो यूरोप की बाउंड्री के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था, बैंक ऑफ वेनिस। Read the given assertion and reasoning and select the correct option. देखो, सेंट्रल टेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ मोस्ट स्टेटस टू गिव एवरेज रेटिंग, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज आ जाता है। एवरेज अगर आप दे रहे हो, किसी को हाई रेटिंग दे रहे हो या किसी को लो रेटिंग दे रहे हो, तो इस पे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ये भी दोनों ही ठीक है इसमें, ठीक है, दोनों ठीक है। विच इज द फर्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ए बायर डिसीजन। देखो, बायर को एक डिसीजन लेना है, कुछ उसको परचेज करना है, ठीक है, उसको मोबाइल परचेज करना है सपोज, ठीक है। देखो, मोबाइल परचेज करना है तो अपनी वो फैमिली से डिस्कस करेगा, ठीक है। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सब सारी चीजें जो हैं बायर को क्या कर सकती हैं, इम्पैक्ट कर सकती हैं। देखो भाई, एक लेबर है, ठीक है, उसकी एजुकेशन नहीं है, एक लेबर है, या उसका प्रोफेशन लगा लो लेबर का है, ठीक है, तो वो कौन सा मोबाइल लेगा, वो एप्पल का फोन तो नहीं लेगा। और एक सीईओ कंपनी का है, उसके पास एप्पल दिखेगा। तो एज फैक्टर भी कंसिडर करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं वो टॉयज को प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है। जो बड़े हैं, एडल्ट है, वो टॉयज को नहीं लेंगे, वो, ठीक है, ओल्ड एज है वो नहीं लेंगे। तो कह रहे हैं कि सारे ही फैक्टर्स क्या करते हैं, वैसे तो बायर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, बट उसमें फर्स्ट फैक्टर पूछा हुआ है तो हम एज के साथ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने क्लोथ्स वगैरह लेते हैं, एज के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो एज के साथ जा सकते हैं, वरना अदरवाइज अफेक्ट सारे ही करेंगे। Equal Remuneration Act was enacted, which prohibits discrimination in matters relating to remuneration on the basis of religion. ये कह रहा है कि भी आप किसी रिलीजन के बेस पे, ठीक है, रीजन के बेस पे या जेंडर के बेस पे आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो। किसी को कम सैलरी दे दो, किसी को ज़्यादा सैलरी दे दो, आपकी कंपनी आपके जो रीजन का आ गया, आपके गांव का, आपको उसको ज़्यादा सैलरी दोगे। कोई जेंडर के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए एक्ट बना है, वो एक्ट पूछ रखा है कौन सा है, 1976 है। द बैंकर टेक्स केयर ऑफ फंड, कस्टमर के जब हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो बैंकर कैसे टेक केयर करता है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज ए सिक्योरिटी गार्ड हमारे पैसे को रखता है। भाई घर में चोरी होने का डर लगा रहता है ना। This type of contract involves a mutual agreement that comes into being after an unexpected occurrence or accident है। देखो भाई, अनएक्सपेक्टेड अक्रेंस और एक्सीडेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बोथ पार्टी में, ठीक है, किस टाइप का होता है, बोथ पार्टी हैव एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, दोनों पार्टी का रिस्क है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली लाइफ की, अपनी लाइफ की ले ली। देखो, डेथ तो अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता, अगर बीच में ही डेथ हो जाए तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा उसको, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या हो गया, रिस्क हो गया। अगर डेथ नहीं हुई तो पूरा का पूरा वो पे करेगा। तो जो इसमें रिस्क एलिमेंट होता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। जैसे कोई एक्सीडेंट, जैसे अपने कार का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, कार का लिया तो एक्सीडेंट हो गया कार का, ठीक है, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनसर्टेन होती हैं। कह रहा है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो लिखा हुआ है इसमें, पार्टी इन्वॉल्व होती है, डू नॉट हैव टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्शन अंटिल स्पेसिफिक इवेंट अकर। जब तक कोई इवेंट अकर नहीं हो जाती, जब तक एक्सीडेंट नहीं हो जाता, तब तक पैसे थोड़ा ना मिलेंगे आपको, आप ऐसे थोड़ा ना क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इवेंट्स आर दोज कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आइदर पार्टी, इस पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। जैसे डेथ वगैरह है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी का। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंट, एजेंट को डेफिनेशन दी गई है, वो सेक्शन पूछा गया है, कौन सा सेक्शन है। तो जो भी अब फीमेल वाले दे रहे हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यानी कि अगर आप पेपर देखो तो इसमें इको के भी हैं, तो ये पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा पेपर है। क्यों? क्योंकि इसमें ना सभी चीजें कवर की गई हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लिया गया है, आपसे टैक्स भी लिया गया है, स्टैट से भी लिए गए हैं, और +1 की बिजनेस स्टडी से भी लिए गए हैं, अकाउंट से भी लिए गए हैं। तो पेपर तो ऐसा ही बनना चाहिए कि यानी कि एक चीज दे दो और बाकी चीजें दो ही मत, सभी को मिक्स करके ही बनना चाहिए पेपर। तो
तो इसका सेक्शन पूछा गया, सेक्शन है 182। देखो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन उसमें भी पढ़ा होगा आपने 12th क्लास के पार्टनरशिप में, अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर में था जो हमारा, यही था कि एजेंट पार्टनर्स में कैसा रिलेशन होता है एजेंट और प्रिंसिपल का। तो एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। जो किसके लिए एजेंट क्या होता है, जो दूसरे के लिए काम कर रहा है। जैसे मैंने कुछ सेल करवानी है तो मैंने एजेंट को कहा कि मेरे सामान को बेच दे, ठीक है, तो वो मेरे लिए काम करेगा तो एजेंट हो गया। रिप्रेजेंट करेगा वो डीलिंग्स में थर्ड विद द थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन से डीलिंग कर रहा है तो वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा। द पर्सन फॉर सच एक्ट इज डन या हु इज रिप्रेजेंटेड उसे प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल होगी, मेरे लिए वो काम कर रहा है, वो क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो ये सेक्शन कौन सा है, 182। उसके बाद द फ्लोइंग आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। भाई इसका क्वेश्चन 99% चांस है, बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर ही है इसका क्वेश्चन आने के, ठीक है। फीमेल वाले तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको कर लेना इसको, और डायग्राम से ही मोस्टली क्वेश्चन बनता है इसका। कह रहा है एग्जाम्पल है, नर्सरी है, फिश कल्चर है, पोल्ट्री फार्म्स है। भाई आप पेड़ पौधे रख रहे हो, जैसे गमले वगैरह हो गए या पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। फिश कल्चर है, मछली वगैरह पाल रहे हो, मुर्गी वगैरह पाल रहे हो, हिंदी में बता रही हैं। तो वो कौन सी है, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और जेनेटिक। देखो जो ये जो इंडस्ट्री आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इजी, प्राइमरी में 2 आते हैं इजी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक प्राइमरी क्या है, प्राइमरी क्लास पढ़ते थे ना हम, प्राइमरी क्लास जिसको नर्सरी वगैरह कहते हैं, प्राइमरी क्लास को क्या कहते थे, नर्सरी वगैरह, एलकेजी वगैरह, ठीक है। तो प्राइमरी क्लास क्या होती है हमारी, एक्सट्रैक्टिव। इसमें प्राइमरी में 2 आएंगे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ये देखो इसके डायग्राम से ही क्वेश्चन बनता है। बिजनेस हमारा 2 टाइप का है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में 2 है इजी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी में है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जो हमारा इसमें आएगा ये आएंगे 2। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, जब आप किसी चीज को डिग आउट कर रहे हो, किसी चीज को खोद के निकाल रहे हो, जैसे माइनिंग वगैरह होगी, तो ये एक्सट्रैक्टिव में आएंगी। किसी चीज को पाल रहे हो, पालना पोसना जो होगा वो किस में आएगा, जेनेटिक में आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा था नर्सरी वगैरह, फिश हैचरी वगैरह, ठीक है, पोल्ट्री फार्म वगैरह, ये सारा किस में आएगा, जेनेटिक में आएगा। ये मैं इसका डायग्राम मैं इस पे ना मैं वो करवा दूंगी, टॉपिक करवा दूंगी ये वाला, ठीक है। एक आरबीआई का और एक ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 99.9% चांस है, तो हम ये कर लेंगे डिटेल में वहाँ। तो हमारी ये होगी जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें पालने वगैरह से रिलेटेड आ जाएगी। नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बिजनेस इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड विद द इन्फ्लेशन ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज गुड्स। भाई आप मार्केट में गए शॉप पे, ठीक है, आपको क्या लेनी है, आपको टी शर्ट लेनी है, ठीक है। टी शर्ट लेनी है तो आप क्या करोगे, टी शर्ट बाय करोगे और साथ में क्या दोगे उनको, शॉपकीपर को मनी दोगे। एक्सचेंज में गुड्स भी ले आओगे, ठीक है, एक्सचेंज में गुड्स ले आए, ठीक है। रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज गुड्स, मनी भी हो रही है आपको, गुड्स भी मिल रही है आपको। एक चीज मिलेगी आपको, प्रोडक्ट मिलेगा, मनी नहीं मिलेगी, मनी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ चैरिटी। चैरिटी वाली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएंगी, वो बिजनेस में नहीं आएंगी। बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ डोमेस्टिक फुलफिलमेंट। वो नॉन, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हो आप, वो आ जाएगी नॉन मार्केट में, नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट एक ही बच गया, बिजनेस इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैरिड विद इंटेंशन ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने शर्ट दी और आपको बदले में क्या मिल गया, पैसा मिल गया। What are the websites that aggregates information across the entire organization or for or groups within the organization such as project teams called। उसको देखो वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। देखो अभी आप कई बार सर्च भी करते हो एजुकेशनल, जैसे अगर आपको बुक्स वगैरह नहीं लेते हो, आप बुक्स वगैरह अगर आप कम लेते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप वेबसाइट पे डाटा वगैरह होता है, तो वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। नोट्स वगैरह भी वेबसाइट पे काफी लोगों ने पब्लिश करे होते हैं अपने, वो अपलोड कर रखे होते हैं नोट्स वगैरह भी, तो आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके बारे में भी लिखा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं हमारे पोर्टल पे चले जाओ, पोर्टल पे देख लेना, हमारे पोर्टल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, एंटरप्राइज पोर्टल, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ही लगा लीजिए इसको। हु स्टिपुलेट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक। सेविंग बैंक में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन करता है, पापा करते हैं। पापा कौन है भाई, आरबीआई है। देखो आरबीआई क्या है, अपेक्स बैंक है आरबीआई, और ये क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करेगा।
द पर्सन हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया, देखो जिसके माइंड, यहीं से ही पता चल जाता है जिसके माइंड में क्या आ रहा है, कंसीव मीन्स माइंड में बिजनेस आइडिया आ रहा है, ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू इनटू एग्जिस्टेंस, भी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एग्जिस्ट किया जाए, और कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी करेगा सारे और रिस्क लेगा, वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है। वो क्या है, एंटरप्रेन्योर, जिसके माइंड में क्या आ रहा है, आइडिया आ रहा है। As of 2019, which country leads the world in manufacturing of electronic goods? भाई कौन सी कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वर्ल्ड में लीड कर रही है, वो है चाइना। यूएसए भी है, यूएसए बाद में है, पहले क्या है, चाइना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज, देखो अकाउंट्स के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं इन्होंने। रिकॉन्स्टिट्यूशन वो कहते हैं पुनर्संगठन हो रहा है, दोबारा से बन रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है पार्टनरशिप फर्म, क्यों हो रही है, अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ठीक है, सभी केसेस में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है, सभी में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि आपका एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा ना, जैसे ही आपका एग्रीमेंट चेंज हो गया तो वो क्या हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट। द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोड इन बैलेंस शीट अंडर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, देखो प्रीमियम मिल रहा है आपको, फायदा हो गया 10 वाला था डिवेंचर, आपने कितने में दिया, 13 में, तो 3 रुपीज का आपको फायदा हो गया, आपको इनकम होगी, कैपिटल गेन हो गया, ये कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। देखो प्रीमियम रिसीव्ड होता है, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड होगी, ठीक है, जो फेस वैल्यू थी आपकी, वो कैपिटल गेन हो गया, आप उसको कहाँ दिखाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब क्या होता है, ओनली, ओनली, यानी कि देखो ओ का मतलब वन, सोलो डांस, सोलो डांस सुना होगा ना, सोलो डांस, सोलो डांस होता है जिसमें वन वन पर्सन करके डांस करते हैं, तो सोल मीन एक ही है, सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, फीचर पूछ रहा है, देखना इस पे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसमें नोट पूछा हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो सोल ट्रेडर का इजी लगता है, सभी को पता है, लेकिन वो टू नोट और नोट नहीं देके यहाँ फंसाता है, ध्यान देना। ऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर इंजॉयड बाय द ओनर, बिल्कुल सही बात है, अभी सारा प्रॉफिट उसी को, क्योंकि वन पर्सन ही है। नो सेपरेट एंटिटी ऑफ द बिजनेस विद इट्स ओनर, उसकी क्या है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है अलग से, बिल्कुल ठीक है, ओनर और बिजनेस क्या माने जाएंगे, सेम सेम माने जाएंगे। नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम टू पे आउट द डेट ऑफ द फर्म, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, नो नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी, देखो भाई यहाँ पे शॉप है आपकी, ठीक है, आपकी शॉप है, आपको घाटा हो गया, पीछे आपका घर है, आपने किसी के पैसे देने, आपके घर पहुंच जाएंगे वो लेने के लिए, ठीक है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है, अटैच होती है। वन मैन ओनरशिप तो वैसे है ही है, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, अटैच होगी पर्सनल प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच गाइड फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, और प्लीज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट करके बता भी दिया करो वीडियो कैसी लगी, मोटिवेशन तो मिले, DSSS में मोटिवेशन का काम है ना, मोटिवेशन की थ्योरी आपने लर्न करी होंगी। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।